मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हाँ, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अंधेर नगरी। कल हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी को देखा था। हमने उसके बारे में जो कुछ लगभग लगा कि यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जाए, या फिर ये जो आपको हम बताएं, जो लोग कहते हैं कि ये नेट का सिलेबस है, इसको काहे हम पढ़ें, हम तो टीजीटी पीजीटी देते हैं। आप एक बार इसको कभी देखिए, कोई भी अगर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में अगर किसी कहानी या नाटक या उपन्यास के पात्रों के बारे में यदि पूछा जाता है, तो हमको जहां तक लगता है या तो हायर के सिलेबस में ये कहानी लगी होती है, कहानी उपन्यास नाटक जो भी है, या तो फिर यूजीसी के। तो आपको इतना पकड़ के चलना है कि हमको जो मुख्य रचनाएं चाहे हायर में लगी हो चाहे नेट में लगी हो, इन सबको थोड़ा विशेष करके पढ़ना है। विशेष इसलिए यह सिर्फ नेट के लिए ही नहीं, यह आपके टीजीटी पीजीटी के लिए है। तो आज हम लोग देखेंगे भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा की अगर हम बात करें तो यह कब आ जाता है, हमने कल आपको बताया था। भारत दुर्दशा 1880 में और अंधेर नगरी 1881 में आ जाएगा। अगर अंकों की बात करें तो उसमें भी 6 अंक है और इसमें भी 6 अंक आपको मिल जाएंगे। अब भारत दुर्दशा वही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय तत्कालीन परिस्थिति जो थी, क्या थी कि अंग्रेजों का शासनकाल था, अंग्रेज शासक थे। तो भारतीयों के ऊपर जो समस्याएं थी वह उस समय भारत की जो दशा थी, दुर्दशा थी समझिए। अगर किसी के गुलाम आप हैं तो जाहिर सी बात है आपकी दुर्दशा होगी। तो वही भारतेंदु जी ने अपने नाटक के माध्यम से भारत की दुर्दशा को दिखाया है। तो आइए हम लोग देखते हैं नाटक। नाटक कौन सा हो जाएगा, तो इसे हम जानते हैं भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा की अगर हम बात करें, हाँ, दुर्दशा, दुर्दशा की अगर हम बात करें तो समय क्या हो जाएगा, 1880 ईस्वी हो जाएगा। अगर रचनाकार की यहाँ हम बात करें तो कौन हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु जी हो जाएंगे। अभी हमने क्या देखा, हमने सिर्फ यही देखा कि भारत दुर्दशा एक नाटक है 1880 ईस्वी का, जो कि किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इनके बारे में आप जानते हैं, दो तरह के नाटक भारतेंदु जी के मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, एक इनके मौलिक हो जाते हैं, दूसरा अनूदित। कुल मिलाकर इनके 17 निबंध, 17 नाटक हमको मिलते हैं। कौन कौन से, अब 8 मौलिक हो जाते हैं और 9 जो है अनूदित हो जाते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे। उसी में से अगर हम देखें तो भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा कैसा है, यह मौलिक नाटक है। तो इसे हम देखते हैं। ठीक ठीक, इसके बाद इसकी विषय वस्तु हमने बता दिया। उस समय तत्कालीन परिस्थिति कैसी थी कि भारत की दुर्दशा थी, अंग्रेजों का शासनकाल था, वही इसमें दिखाया गया है। अगर इसके अंकों की हम बात करें, कभी कभी हो सकता है जैसे हमने देखा था, कौन सा, अंधेर नगरी में देखा था, वैसे इसमें भी हम अंक को देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, एक हम आपको तुकबंदी बताएंगे, 20 मैदान, 20 मैदान, और उसके बाद क्या है, कमरा, किताब और गंभीर वन, किताब और गंभीर वन। आप यहाँ देखेंगे एक तुकबंदी है, इसे हम कैसे जानेंगे, इसको हम तोड़ते हैं। तो यहाँ 6 अंक हमने बताया था, अंक कितने हो जाएंगे, इसमें 6 अंक होंगे। 6 अंक में पहला अंक कौन हो जाएगा, पहला अंक हमारा होगा बीथी, बीथी, इसे हम क्या कहेंगे, पहले अंक को बीथी कहेंगे। अब दूसरा, बी से बीथी हो गया, सा से शमशान हो गया, क्या हो गया, शमशान। अब यहाँ मैदान है तो मैदान ही मानकर चलिए, कमरा है, किताब है, और अंतिम में गंभीर वन है। तो हमें याद क्या करना है, हमें यही इतना याद रखना है, जैसे मान लीजिए 20 मैदान है, मान लीजिए 20 मैदान जहाँ पे होते हैं वहाँ हम लोगों को थोड़ी सी, आपके कमरे के अगल बगल अगर थोड़ा सा स्थान खाली है, मैदान है, तो दोनों तरफ, चारों तरफ, तो आप वहाँ को पढ़ने में, आपको पढ़ने में वहाँ थोड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए हमने बताया है कि जैसे कहते हैं ना, 20 मैदान 20 लोग, ऐसा एक कहावत है। तो वहाँ हमको इतना याद रखना, 20 मैदान
जहां पर 20 मैदान होगा वहां पर हमको क्या करना है, कमरा और किताब। जब अपने कमरे में जाएंगे, अपनी किताब अर्थात पुस्तक को हम जब खोलेंगे तो हमको गंभीरता के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि बाहर से बहुत ज्यादा आवाज आती रहती है मैदान से, इसीलिए हमको वहां अपने कमरे में पुस्तक को लेकर गंभीर हो जाना है। ये यहाँ तुकबंदी है, हो सकता है कभी आपसे मैं इसका क्रम पूछ ले नेट में, तो हो सकता है, नहीं तो मान लीजिए प्रवक्ता में पूछा जा सकता है कि कमरा किस नाटक का कौन सा अंक है या किस नाटक का अंक है, ये भी पूछा जा सकता है। पूछने के लिए तो बिगड़ते हुए स्वरूप में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण नाटक है, इनसे जरूर प्रश्न बन सकता है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे जीएससी, जो भी हो आ सकता है। तो हमने आपको बताया कि पहला अंक बेथी हो जाएगा, दूसरा अंक शमशान हो जाएगा, तीसरा मैदान और चौथा कमरा, पांचवा किताब और छठा गंभीरपन। अब हम लोग एक एक अंक को देखते हैं। ठीक, अभी आपने देख लिया है कौन कौन सा अंक होंगे, इसको तुकबंदी से याद करेंगे तो हमको लगता है थोड़ा सा आसानी होगी। अब पहले अंक की बात करें, पहले अंक में क्या होगा, एक जो है कौन आता है, इस अंक में कौन आता है, योगी। योगी आता है और लावनी गीत में, और लावनी में मतलब लावनी शैली में, यहां देखेंगे आप, लावनी शैली में गीत गाता है। हमने आपको पहले अंक में बताया, क्या बताया, कि योगी आता है और लावनी शैली में एक गीत गाता है। पहले अंक की बात हो रही है। ठीक, अब इसमें इस समय भारत भारत योगी आता है, भारत के हाँ लावनी छंद को गाता है और कहता क्या है, भारत के प्राचीन गौरव की गाथा तथा उस समय की दुरावस्था या दुर्दशा का वर्णन करता है। ठीक, हमने क्या देखा, हमने देखा कि भारत के प्राचीन गौरव की गाथा, अर्थात भारत प्राचीन में किस तरीके से था, कैसे वहां था, तो उसकी गाथा करता है। तथा उस समय, मतलब तथा उस समय नहीं, आधुनिक समय, यहां पर आप करेंगे आधुनिक, आधुनिक समय का की दुर्दशा का वर्णन करता है, आधुनिक समय की दुर्दशा का वर्णन करता है। और इसी में एक पंक्ति आती है, कभी आपसे पूछी जा सकती है, पंक्ति कौन सी होगी, रोवहु रोअहु सब मिलके, सब मिलिकै आवहु भारत, आवहु भारत भाई। ठीक, अब एक पंक्ति हो गई, कौन सी, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई। अगर यही दूसरी पंक्ति की हम बात करें तो क्या हो जाता है, अंग्रेज राज, अंग्रेज राज सुख साज, सुख साज सबय सब सबय, हाँ अंग्रेज राज साज सजय सब भारी। पहले अंक में हमने क्या बताया आपको, कि योगी आता है, लावनी छंद में गाता है और भारत के प्राचीन गौरव तथा आधुनिक समय की दुर्दशा को बताता है या दुर्दशा का वर्णन करता है। पहली पंक्ति आ जाती है पहले अंक में, रोवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी। तो पहले अंक में अंग्रेजों के द्वारा जो भी हो रहा था वो इस समय भारतेंद्र जी ने दिखाया है। पहले अंक में भारत दुर्दशा का पहला अंक है जो बताया गया है।
पहले अंक में इतना ही हमको मिलता है। दूसरे अंक की अगर हम बात करें, हाँ दूसरा अंक, ठीक, यहाँ दूसरे अंक में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, हाँ इसमें कौन होता है, भारत का क्रंदन। इस अंक में भारत का क्रंदन सुनाई देता है, क्रंदन सुनाई देता है। अर्थात उस समय दूसरे अंक में क्या होता है, भारत का क्रंदन, अर्थात भारत आता है जो अपने दुख को व्यक्त करता है और कहता है कि ये वही देश है जहां पर दुर्योधन के द्वारा क्या कहा गया था, सूच्यग्र, हाँ लिखिएगा यहाँ क्या है, सूच्यग्रम न दस्यामि, न दस्यामि बिना केशवा, बिना केशवा। जैसे ये वही भारत है जहां पर दुर्योधन अर्थात अपनी जमीन के लिए, अपने के लिए क्या कहा था, एक सुई की नोक भी हम पांडवों को नहीं देंगे। किसने कहा था, दुर्योधन ने कहा था केशव से, अर्थात श्री कृष्ण से दुर्योधन ने कहा था कि हम अपनी जमीन का एक सुई का टुकड़ा भी नहीं देंगे। क्या वही भारत है जिस जन्मभूमि के लिए ऐसे होता था, सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तो यहाँ पर हम लोग देखें ईश्वर का, इसमें क्या होता है, आगे क्या होता है, ईश्वर का स्मरण करता है भारत, ईश्वर का स्मरण करता है और वहीं मूर्छित होकर गिर जाता है, मूर्छित होकर गिर जाता है। दूसरे अंक की बात हो रही है, क्या होता है, इस अंक में भारत आता है, भारत का क्रंदन सुनाई देता है, रोता है भारत की दुर्दशा को देखकर। वो कहता है कि वही देश है जहां पर दुर्योधन ने कहा था कि बिना युद्ध किए एक अपनी सुई का नोक नहीं देंगे। कारण क्या था, क्या कहने का अर्थ है कि हम अपनी जन्मभूमि से कितना प्रेम करते हैं, यही इसमें दिखाया गया। क्या वही देश है जो पहले था अब वही है, जो अंग्रेजों ने यहाँ पर आके अपना डेरा जमा लिया है, तो हम उसके लिए कुछ कर क्यों नहीं, दिखाया गया है। तो क्या करता है, ईश्वर का स्मरण करता है और सोचता है कि ईश्वर आएंगे कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तत्पश्चात वह मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़ता है। ठीक, अगले अंक में तीसरे अंक की हम बात करेंगे। तीसरे अंक में 2 अंक हो गया है, तीसरे अंक की अगर हम बात करें तो तीसरे अंक में क्या होता है, हाँ तीसरा अंक, तीसरा अंक में क्या होता है, दुर्देव का प्रवेश हो जाता है। इस अंक में दुर्देव, दुर्देव जिसे हम प्रतिनायक भी कहेंगे, क्योंकि खलनायक चाहे कहिए और चाहे प्रतिनायक कहिए, बात वही है, दो की दोनों बातें वही हैं। दुर्देव का प्रवेश होता है, अर्थात विलेन का प्रवेश हो जाता है, प्रवेश होता है। तीसरे अंक में दुर्देव का, यही आपसे पूछा जा सकता है कि दुर्देव का किसमें, हाँ आगमन होता है, तो तीसरे अंक में दुर्देव अर्थात खलनायक का प्रवेश हो जाता है। भारत की दुर्दशा का विवरण प्रस्तुत करता है। क्या करता है, भारत की दुर्दशा का विवरण, भारत की दुर्दशा का विवरण प्रस्तुत करता है, विवरण प्रस्तुत करता है। कौन भारत का विवरण प्रस्तुत करता है, तो हाँ दुर्देव भारत दुर्दशा का विवरण प्रस्तुत करता है। और क्या करता है, किसका किसका उल्लेख करता है, इसमें दिखाया गया है अकाल का, अकाल, महंगाई, अकाल का वर्णन करता है, महंगाई का वर्णन करता है, रोग, अनावृष्टि,
अनावृष्टि का वर्णन करता है, और फूट बैर, फूट और बैर, फूट बैर के साथ प्लेग, प्लेग रोग जो था, प्लेग, और उसके बाद क्या करता है, टिक्कस और काला धन, काला धन का वर्णन करता है। कौन करता है, भारत दुर्देव इन सब का वर्णन करता है। दुर्देव का आगमन तीसरे अंक में होता है। इस अंक में दुर्देव आता है, प्रवेश करता है, भारत की दुर्दशा का विवरण प्रस्तुत करता है और क्या क्या दिखाता है वहां पर, अकाल को दिखाता है, महंगाई, रोग, अनावृष्टि, फूट बैर के साथ साथ प्लेग और टिकस, टिकस मतलब टैक्स होता था। टिकस आप लोग जानते हैं, उस समय किसानों के द्वारा जो भी धन अनाज उपजाया जाता था उसमें सरकार को कुछ न कुछ टैक्स के या कर के रूप में दिया जाता था। तो वहां टिकस और काला धन की भी बात कही गई है अंक 3 में। हाँ, अंक 3 हो गया। आइए हम आगे देखते हैं अंक 4 में किसका वर्णन होता है। ठीक, हाँ, अंक 3 हो गया है। अंक 4 में हम देखते हैं क्या है आगे। अंक 4, अंक 4 की अगर हम देखें तो हाँ, अंक इसमें क्या होता है, इसमें भारत दुर्देव, इस अंक में, इस अंक में भारत दुर्देव, इस अंक में भारत, इस अंक में भारत, हाँ, यहाँ क्या है, इस अंक में दुर्देव, इस अंक में दुर्देव, हाँ, रोग, आलस्य, इस अंक में दुर्देव, रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः, क्रमशः का मतलब है बारी बारी से, पहले रोग आता है, फिर आलस्य, फिर मदिरा और फिर अंधकार। यह आपके नेट की परीक्षा में हो सकता है पूछा जाए कि चतुर्थ अंक में सबसे पहले दुर्देव किसे भेजता है, तो सबसे पहले रोग को भेजता है, आलस्य को भेजता है और मदिरा को, फिर बाद में अंधकार को क्रमशः भेजता है। ठीक, यहाँ पर देखें आगे क्या है, अभी हम चतुर्थ अंक की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ एक कथन है इसका, दुर्देव का, दुर्देव कहता है कि भारत के लोग या यहाँ के लोग, जो भी कह सकते हैं, यहाँ भारत नहीं, कहता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के लोग रोग की दवा के स्थान पर, दवा के स्थान पर झाड़ फूंक, झाड़ फूंक में ही प्राण खो देते हैं, खो देते हैं। इसमें क्या कहा गया है, चतुर्थ अंक में दुर्देव का प्रवेश होता है, दुर्देव आता है, किसे किसे भेजता है, रोग को, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः भेजता है। और दुर्देव कहता है कि यहाँ के लोग, यहाँ पर क्या है, यहाँ के लोग रोग की दवा के पर स्थान पर झाड़ फूंक में ही प्राण खो देते हैं। अगला इसमें क्या है, एक आलस्य का कथन आता है इसमें, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में
हाथ पैर, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा। आलस्य का कथन है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के जाना नहीं अच्छा। यहाँ पर आप देखेंगे ये कथन किसका है? आलस्य का है। किस अंक की बात है? तो चौथे अंक की बात है। चौथे अंक में आलस्य कहता है दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के जाना नहीं अच्छा। ये कहाँ मिल जाता है? ये आपको चौथे अंक में मिल जाता है। आइए मित्रों हम लोग अंक 5 में देखते हैं। अंक 5 में क्या है? भारत की दुर्दशा सुधारने के लिए एक कमेटी का गठन होता है। कमेटी की गठन की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन होता है? एक बंगाली होता है गठन में, एक महाराष्ट्री होता है और एक आदमी होता है, एक पत्र संपादक होता है और दो देसी महानुभाव होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कमेटी के गठन में कितने लोग थे तो हमको गिनना है। यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6। तो याद रखना यहाँ पर 6 लोगों का एक कमेटी का गठन होता है। ठीक, उसके बाद एक विशेष बात है इसमें, अर्थात भारत दुर्दशा नाटक में कवि वचन सुधा इनकी पत्रिका आती है। कौन सी? कवि वचन सुधा जो आती सबसे पहली पत्रिका होती है, उसका जिक्र इसमें किया गया है 5वें अंक में। लेकिन किया किसने? डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी ने जो यह गठन होता है उसी में डिसलॉयल्टी रहता है। वो क्या कहता है कि कवि वचन सुधा का इस अंक में जिक्र होता है। यह इनकी एक पत्रिका है, पत्रिका के माध्यम से इसका जिक्र होता है। आपसे हो सकता है कि प्रश्न पूछ ले कि भारत दुर्दशा के किस अंक में कवि वचन सुधा पत्र का जिक्र किया गया है? तो अंक 5 है। और किया किसने है? डिसलॉयल्टी ने किया है। ठीक, अब आगे हम लोग छठे अंक और अंतिम अंक की बात करते हैं। क्या हो जाएगा? छठे अंक में हम देखें तो क्या हो जाता है इसमें? इस अंक में भारत भाग्य, इस अंक में भारत भाग्य आता है। भारत भाग्य आता है और भारत की दुर्दशा पर ग्लानि होती है। भारत भाग्य आता है और उसे भारत की दुर्दशा पर ग्लानि होती है। ग्लानि होती है। ठीक, अब उसके बाद एक पंक्ति आती है। पंक्ति कौन सी है? वही भारत भाग्य ही गाता है, जागो जागो रे भाई, जागो जागो रे भाई। कथन किसका है? अगर हम कथन की बात करेंगे तो कौन कहता है? भारत भाग्य। वही भारत को जगाने की, भारत मूर्छित हो जाता है उसी को जगाने की बात यहाँ होती है। अंत में भारत भाग्य आत्मघात कर लेता है। आत्मघात कर लेता है। अंत में भारत भाग्य क्या करता है? आत्मघात कर लेता है। और उसके बाद यह नाटक दुखात्मक होता है। यहाँ पर देखेंगे इस अगले पॉइंट में, इस नाटक का अंत दुखात्मक होता है। इस नाटक का अंत दुखात्मक होता है। तो अभी हम लोग भारत दुर्दशा के बारे में देखें। इस अंक में भारत भाग्य आता है और दुर्दशा पर आत्मग्लानि होती है। अंत में भारत भाग्य
आत्मघात कर लेता है और इस नाटक का अंत दुखात्मक हो जाता है। अब इसके पात्रों की हम कुछ विशेष पात्रों की बात कर लेते हैं। मुख्य पात्र कौन कौन है। ठीक, पात्र की हम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, पात्र। पात्र में अगर हम पहले नंबर पर देखें तो नायक भारत हो जाता है। भारत क्या है, भारत नायक के रूप में हमारे सामने आता है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर भारत भाग्य, दूसरे नंबर पर भारत भाग्य है, जो क्या है, जो कि भारत का सहयोगी है। भारत का क्या है, वो सहयोगी है, भारत भाग्य। अगर तीसरे नंबर पर हम बात करें तो हाँ, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो भारत दुर्देव। अगर यहाँ दुर्देव की हम बात करें तो इसे आप खलनायक कह सकते हैं। दुर्देव कौन है, खलनायक है। उसके बाद कुछ अन्य पात्र हैं। हाँ, कौन है, निर्लज्जता। और अगले पॉइंट में हम देखेंगे डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी जिसने कविवचन सुधा पत्र का इसमें जिक्र किया है। और यहाँ छठे अंक पे हो जाते हैं सत्यनाथ फौजदार। सत्यनाथ फौजदार। ठीक, कुछ ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं। भारत इसका नायक होगा, भारत भाग्य भारत का सहयोगी है, भारत दुर्देव खलनायक है, निर्लज्जता डिसलॉयल्टी, सत्यनाथ फौजदार। आज बहुत बहुत से पात्र आपको इसमें मिलते हैं। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग ध्यान दिए। उसके बाद इस नाटक की कुछ विशेषता के बारे में, कुछ विशेष इसमें क्या है हम लोग देख लेते हैं। बस 2 मिनट की बात और है। विशेष में यदि हम देखें, विशेष में हम पहले पॉइंट पर क्या देख सकते हैं, यह नाटक वस्तुतः यह नाटक वस्तुतः नाट्य रासक है। नाट्य रासक है, पहली बात। दूसरी विशेषता के बारे में अगर हम कहें तो भारत दुर्दशा नाटक का गद्य खड़ी बोली में है। खड़ी बोली और इसका पद्य ब्रजभाषा में है। ठीक, अंत में एक पंक्ति आती है, भारत का जो है धन विदेश चला जाता है। इस पर भारतेंद्र जी ने क्या कहा है, एक बार इसको देखिए। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी। क्या देखें हमने कहा अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पय धन विदेश चली जात, इह अति ख्वारी। इह अति ख्वारी। ठीक, हमने कहा विशेष में अगर देखेंगे तो यह नाटक वस्तुतः नाट्यरासक है। भारत दुर्दशा नाटक का गद्य तो खड़ी बोली में मिलता है, लेकिन इसका पद्य जो है हमें ब्रज भाषा में मिलता है। तो यहाँ एक पंक्ति है, जो भारत का धन विदेश चला जा रहा है, उस पर भारतेंद्र जी ने क्या कहा है, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पय धन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। यहाँ पर आप देखिए, आपने अभी भारत दुर्दशा के, हमने जो भी हो सका भारत दुर्दशा के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंटों में आपको बता दिया है कि हो सकता है यहाँ से एक आध प्रश्न आपको
मिल जाए। तो ठीक आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कुछ हाँ, अगला व्याकरण जो छूट गया है क्रिया से हम अगली क्लास में आपसे देखेंगे। हाँ, एक निवेदन आप लोगों से है, देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीच में 2-3 क्लासें कभी-कभी आपके पास किसी अन्य त्रुटि के कारण नहीं पहुंच पाती है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि हम तो सोचते हैं, प्रयास यही रहता है कि आपके पास पूरी क्लास हम दें, फ्री में दें, वो भी कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा कारण हो जाता है, कुछ त्रुटि हो जाती है, नहीं पहुँच पाता है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपके पास बिना सोचे हम यहाँ से क्लास डालेंगे आपके पास, वहाँ पहुँच जाएगी। आप नोटिफ़िकेशन ऑन रखेंगे, तो ज़रूर आपके पहुँच जाएगी। नहीं अगर सब्सक्राइब करेंगे, तो हो सकता है किसी दूसरे माध्यम से आपके पास पहुँचे। तो ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।